हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज का टॉपिक है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में, जिसमें जो बेल ग्रांट की जा सकती है, कौन से ग्राउंड्स पे बेल ग्रांट की जा सकती है और कौन से ग्राउंड्स पर बेल ग्रांट नहीं की जा सकती। आज इसी पर डिटेल वीडियो बनने वाली है और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी मेरे वीडियो में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी, जो हमारा वो है बेलेबल जो ऑफेंसेस है वो सेक्शन 2A में डिफाइन किया हुआ है। उसे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बेलेबल ऑफेंस आखिर होते क्या हैं। बेलेबल ऑफेंस से मतलब होता है मीन्स एन ऑफेंस विच इज़ शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। इसमें जो CRPC है हमारी 1973 की, इसमें जो दो शेड्यूल दिए हुए हैं। एक में तो दिया हुआ है कि फॉर्म ऑफ ऑफेंसेस के बारे में, ठीक है, और इसके अलावा जैसे फर्स्ट शेड्यूल बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, और सेकंड इसमें दो पार्ट में दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज, जो अदर लॉज के अगेंस्ट होते हैं वो वाले ऑफेंसेस के बारे में क्लासिफिकेशन करता है। फिर जो सेकंड शेड्यूल है उसमें फॉर्म्स भी दिए हुए हैं, जैसे संबंध से रिलेटेड जो फॉर्म होंगे वो किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन सी फॉर्म में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट मांगते हैं, वो सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और भी वारंट केसेस वाले वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड फॉर्म है। तो जो फॉर्म होते हैं ना प्रोसीडिंग में, वो सारे फॉर्म्स में इसमें दिए हुए हैं सेकंड शेड्यूल में CRPC 1973 के, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा बेलेबल ऑफेंस है उसको देख लेते हैं, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं, वो बेलेबल ऑफेंस कहलाते हैं। और विच इज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ, और या फिर जो दूसरे लॉज उसको बेलेबल बनाते हैं वो भी फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो कि टाइम के हिसाब से मतलब फोर्स में है। जो आज के टाइम में उस जब क्राइम हुआ है उस टाइम वो फोर्स में है, मतलब अमेंडमेंट नहीं हुआ हुआ, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई हुई, और जो तब्दीली हुई हुई है उस हिसाब से ही प्रोसीडिंग की जाएगी ये चीज़। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस, मतलब इसके अलावा जो ऑफेंसेस होंगे वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे, मतलब जो हीनियस क्राइम होते हैं। इससे पहले मैंने कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पर वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने ये भी बताया है कि जिन ऑफेंसेस में 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए पनिशमेंट दिया जाता है तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मेन वो करता है, फोकस करता है ग्रांटिंग बेल्स इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है उसमें बेल कैसे ग्रांट की जाएगी, हम आज उस पर बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं, बेल इज़ कंसीडर्ड एज ए टेम्प्रेरी रिलीज ऑफ ए पर्सन। बेल जो है एक टेम्प्रेरी रिलीज मानी जाती है। वो इज़ अंडर अरेस्ट, जो कि अरेस्ट हुआ हुआ पर्सन होता है और हैज़ ऑलरेडी अपियर बिफोर द कोर्ट, और वो ऑलरेडी जो है कोर्ट के सामने अपियर हो चुका है इन एक्सचेंज फॉर ए प्रॉमिस टू अपियर इन द कोर्ट। और उसने जो है उसमें एक प्रॉमिस दिया है। जैसे उसमें मैंने जो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल जो वाली जो वीडियो मेरी, उसमें मैंने बताया है जब कोई बेल के लिए अप्लाई करता है तो उससे प्रॉमिस करवाया जाता है या कोई फॉर्म फिल करवाया जाता है कि वो अगली बार जब भी कोर्ट बुलाएगा तब वो अपनी प्रेजेंट होगा या प्रेजेंस देगा कोर्ट के सामने उस डेट पर और उस टाइम पर, जो कोर्ट उसको बताएगा, जो शेड्यूल कोर्ट बताएगा उस हिसाब से। तो यहाँ पे भी वही बात की जा रही है, कोर्ट इन एक्सचेंज फॉर ए प्रॉमिस टू अपियर इन द कोर्ट। वो कोर्ट में अपना प्रॉमिस एक्सचेंज करता है कि वो कोर्ट के सामने पेश होगा जब भी कोर्ट उसको बुलाएगा एट द शेड्यूल टाइम पर, विद रेस्पेक्ट टू द अलाउंस ऑफ बेल अलाउंस करने के लिए द कोर्ट एक्सरसाइजेस इट्स डायरेक्शन, और कोर्ट जो है इसके लिए डायरेक्शन एक्सरसाइज करेगा। जैसे कि बेल के लिए कोई भी अप्लाई करता है तो इसको हम इजी वे में समझें तो ये एक तरह का टेम्परेरी रिलीज़ होता है, परमानेंट रिलीज़ नहीं होता। जो पर्सन ऑलरेडी जेल में अरेस्ट है तो वो बेल के लिए अप्लाई करता है, वो टेम्परेरी रिलीज़ किया जाता है, और वो इसके लिए बेल के लिए जब अप्लाई करेगा तो वो कोर्ट में अपना एक प्रॉमिस देगा कि जब भी कोर्ट बुलाएगी तब वो कोर्ट में अपनी पेशी देगा या अपनी हाजिरी देगा। और जैसे भी कोर्ट उसको डायरेक्ट करेगा, चाहे वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट उससे मांगे, चाहे कोई विटनेस उसको देना हो वो दे, तो वो आगे की प्रोसीडिंग कोर्ट के हिसाब से कंटिन्यू रखेगा और अपना जो है अपनी बात रखेगा सामने, ठीक है। क्योंकि कोर्ट के पास एक ड्यूटी है, कोर्ट ड्यूटी बाउंड है दोनों पार्टीज़ को समान तरीके से सुनने के लिए। द कोर्ट फर्स्ट इवेल्युएट्स
सर्कमस्टांसिस ऑफ द स्पेसिफिक केस। सबसे पहले कोर्ट जो इवेल्युएट करेगा जो केस के सर्कमस्टांसिस होंगे उनको, और बेल देने से पहले। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द डाउट्स, जो डाउट्स होंगे रिगार्डिंग द अपीयरेंस ऑफ एक्यूज पर्सन इन द ट्रायल। जो डाउट्स होंगे कोर्ट को कि वो अपीयर होगा कि नहीं होगा ट्रायल के दौरान कोर्ट में, तो उस पर भी एक तरह से बेल के लिए जब अप्लाई कर रहा है कोई पर्सन, तो उसके ऊपर भी क्या करेगा, बात करेगा या उससे जवाब तलब करेगा कोर्ट। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं इट इज़ ड्यूटी ऑफ द स्टेशन हाउस ऑफिसर टू रजिस्टर एफआईआर। इसमें स्टेशन हाउस से मतलब होता है पुलिस ऑफिसर के बारे में बात हो रही है कि पुलिस ऑफिसर की भी यहाँ पे क्या ड्यूटी बनती है वो हम इसमें देखते हैं। पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी से पहले हम ये बात भी समझ लेते हैं कि जो कोर्ट है, तो कोर्ट के सामने जो बेल बॉन्ड साइन करेगा, ये जो प्रॉमिस करेगा वो विक्टिम जो होगा, तो वो बेल बॉन्ड जो है चैप्टर 33 में फाइल किया जाएगा। चैप्टर 33 बेल बॉन्ड्स के बारे में बात करता है, जो कि इसके CRPC की 1973 का प्रोविज़न है, और इसमें सेक्शन 436 तक से स्टार्ट होता है, और ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम इसमें जो है पुलिस स्टेशन के बारे में बात की जा रही है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेशन हाउस ऑफिसर टू रजिस्टर FIR रिपोर्ट। मतलब ये कहा जाए स्टेशन हाउस ऑफिसर से मतलब ये है, पुलिस ऑफिसर की बात हो रही है या पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बात हो रही है कि वो FIR क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे रिपोर्ट। व्हेन ए केस क्रॉप्स अप अगेंस्ट ए पर्सन, जब उस पर्सन के अगेंस्ट या किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कोई केस होता है, उसकी कहना चाहिए कोर्ट के पुलिस ऑफिसर के या पुलिस के सामने कोई भी केस इस तरह का आता है, उसकी नॉलेज में आता है, तो तब वो केस फाइल करेगा या FIR फाइल करेगा। ये करता है जो पुलिस ऑफिसर, ये FIR फाइल होती है वो सेक्शन 154 में होती है। तो फिर इसके बाद इट मे टेक सिविरल ईयर्स टू कैच द एक्यूज्ड एंड पुट हिम इन द लॉकअप। इसमें जो है जो इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर उसके बाद FIR लॉन्च होने के बाद जो है पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा कि इस केस में कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। इस बारे में वो नहीं जाएगा क्योंकि वो जज नहीं है। पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी यहाँ तक निभाएगा कि अगर मान लीजिए कोर्ट से जो केस है, केस से रिलेटेड मान लीजिए कोई जो एक्यूज़ है उसको पकड़ेंगे, और जो विटनेस वगैरह मान लीजिए वो उसको बताता है कि ये भी उसमें शामिल था, या को एक्यूज्ड जो हैं उनको भी अरेस्ट करेंगे, पुलिस ऑफिसर करते हैं। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो अपनी एक रिपोर्ट लगाएंगे, और जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जिसके ऊपर चार्ज फिक्स करने होंगे उसके ऊपर चार्ज फिक्स करेगी पुलिस ऑफिसर। फिर उस चार्ज के हिसाब से जो है कोर्ट में जाया जाएगा, और उस कोर्ट में जो है किसी भी, वैसे भी अगर हम CRPC के प्रोविज़न के हिसाब से देखें तो 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है किसी भी एक्यूज़ को जब अरेस्ट करती है पुलिस ऑफिसर, तो कोर्ट के सामने उसको पेश करना होता है। तो एक उस दौरान जो है इन्वेस्टिगेशन चलाई जाती है। फिर उसके बाद जो है पुलिस अपना काम करती रहेगी, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं छोड़ेगी। वो चार्जेस फ्रेम करने के बाद कोर्ट में केस चला जाएगा, क्योंकि क्रिमिनल केस है। ये क्रिमिनल केस जो होता है वो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, तो वो खुद पुलिस ऑफिसर उस केस को कोर्ट में लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दो तरह की कंडीशन ये आती है, चाहे तो पुलिस ऑफिसर में जाके अगर मान लीजिए किसी एक्यूज ने क्राइम किया है, जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है, वो पर्सन चाहे तो FIR लॉन्च कर दे, या जिसने जो है क्राइम किया है वो खुद भी मतलब कर देता है, वो सरेंडर कहलाता है, सरेंडर कर देता है वो। लेकिन अगर मान लीजिए जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है उसने उसके खिलाफ FIR लॉन्च की है, तो वो जो FIR होगी वो पुलिस ऑफिसर के मतलब अकॉर्डिंग वो केस जो है कोर्ट में फाइल किया जाएगा। लेकिन अगर चूंकि उसने पुलिस ऑफिसर FIR लॉन्च नहीं करते, तो उसके बाद एक ये भी कंडीशन है कि सेक्शन 156 क्लॉज 3 में जो है मजिस्ट्रेट के पास या कोर्ट में जाके अपना केस फाइल करवाया जा सकता है। तो ये भी कंडीशन, तो कोर्ट जो है पुलिस ऑफिसर को वो करेगी, ऑर्डर देगी कि उसका केस जो है फाइल किया जाए। तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या FIR होता है जिसे रिकॉर्ड करा जाता है। फिर पुलिस उस हिसाब से जो है इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जेस फ्रेम होते हैं। चार्जेस फ्रेम होने से मतलब कि
अगर मान लीजिए किसी ने चोरी की है तो चोरी के चार्जेस फ्रेम होंगे, डकैती की है तो डकैती के चार्जेस फ्रेम होंगे, और कौन कौन उसमें शामिल था तो को ऑफेंडर जो होंगे उनको भी उसमें पार्टी बनाया जाएगा। तो वो सारी प्रोसीडिंग जो है पुलिस ऑफिसर करते हैं। तो उसके बाद वो जो रिपोर्ट होगी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो पुलिस रिपोर्ट कराती है वो पुलिस रिपोर्ट जो है वो पुलिस ऑफिसर अगर वहाँ पे कोर्ट में पेश करेगा, दोनों ही कंडीशन में, चाहे एफआईआर जो है कन्विक्ट या जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है वो खुद फाइल करे एफआईआर, या कोर्ट के थ्रू फाइल हो केस पुलिस ऑफिसर के पास। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि पुलिस ऑफिसर जो है अपनी जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट होगी, पुलिस रिपोर्ट जो कहलाती है, पुलिस रिपोर्ट जो है कोर्ट में सबमिट करेंगे। ठीक है, ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है। फिर इसके बाद व्हेन दिस केस ब्रॉट इनटू द कोर्ट द जज मे डिनाई बेल। तो उसके बाद जब ये कोर्ट में चला जाता है केस तो फिर इन्वेस्टिगेशन मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग होती है, और जो इन्वेस्टिगेशन या पुलिस रिपोर्ट लगाई जाती है उसके बेस पर ये इन्वेस्टिगेशन या पुलिस वो कोर्ट प्रोसीडिंग चलाई जाती है। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस स्टेशन तक ही चलती है। ठीक है, पुलिस स्टेशन तक होने के बाद फिर वो कोर्ट के अंदर जब आ जाती है तो वो एक तरह से क्या कहलाती है, कोर्ट प्रोसीडिंग कहलाती है या ट्रायल कहलाता है। ठीक है, फिर वो ट्रायल में जो है कोर्ट को जैसे भी लगेगा कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, ये जज का काम होता है। जज अपने जुडिशल पावर से ये चीज़ समझेंगे या पता लगाएंगे। और साथ ही साथ जो एडवोकेट्स होते हैं वो इसमें जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी पर्सन को दोषी करार करने के लिए या ना मतलब बिल्कुल कन्विक्ट करवाने के लिए। तो दोनों ही कंडीशन में फिर कोर्ट के सामने पूरा केस खुल के आता है। फिर कोर्ट जो है अपनी जुडिशियल पावर दिखाते हुए इसमें जजमेंट पास करते हैं। फिर और अगर मान लीजिए इस दौरान बेल के लिए कोई भी पार्टी अप्लाई करती है, जो मान लीजिए जिसके ऊपर मान लीजिए किसी के ऊपर मर्डर का केस फाइल किया गया, तो जो दोषी है जिसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे तो वो तो जेल में ही जाएगा, क्योंकि फिर इस मर्डर करना जो है बहुत बड़ा क्राइम होता है, जिससे वो दोबारा ऐसे सोसाइटी में क्राइम ना करे, उसे रोकने की वजह से उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो जब वो जेल में है तो वो इस दौरान ट्रायल जो हो रहा है कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान जो है बेल के लिए मान लीजिए अप्लाई करता है। तो बेल के लिए जब वो अप्लाई करता है कोर्ट में तो कोर्ट चाहे तो उसे डिनाई भी कर सकता है। कोर्ट के ऊपर पूरी ये पावर होती है, जुडिशियल डिस्क्रिशनरी पावर कह लो या जुडिशियल विजडम कह लो, तो ये होती है कोर्ट के पास पावर। ठीक है, द मजिस्ट्रेट में फॉरगेट द फैक्ट दैट इट इज़ राइट ऑफ एक्यूज्ड टू गेट ए बेल एंड इट शुड बी हैंडल विद ऑटमोस्ट केयर। मतलब ये एक माना कोर्ट यहाँ पे ये देखागा कि क्या उस पर्सन को वो इतना मान लीजिए अगर ख़तरनाक कोई क्रिमिनल है तो उसको बेल देना क्या सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये कोर्ट अपनी जुडिशियल विजडम से पता लगाएंगे। ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है कि वो पर्सन को जो है बेल दे देनी चाहिए तो यह कहना चाहिए उसके जो ट्रायल चल रहा है कोर्ट में उसमें उस पर्सन के ऊपर इस तरह के कोई भी एविडेंस नहीं मिले या कि उसने किसी का मर्डर किया हो या किसी तरह का हीनियस क्राइम किया हो किसी के अगेंस्ट, तो कोर्ट उसको चाहे तो बेल भी दे सकती है। ये कोर्ट के ऊपर पावर होती है पूरी तरह से। ठीक है, और जो कहना चाहिए कोर्ट के ऊपर पावर से मतलब क्या है कि कोर्ट के सामने वो चीज़ आ गई है कि वो उसको बेल दे चुके या वो एक तरह से सबूत अपने ठोस सबूत पे दे चुका है, तो इस वजह से। ठीक है, फिर इसके बाद लेकिन पूरी तरह से जो है केयर अपनाई जाएगी इसमें, क्योंकि ये सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम होता है जिससे दोबारा क्राइम को दोहराया ना जा सके, इस वजह से इतनी प्रिकॉशन ली जाती है। तो अनरीजनेबल डिले और पोस्टपोनमेंट इन द प्रोसीडिंग विल बैडली इफेक्ट ऑन द एक्यूज्ड एज वेल एज द कोर्ट। जो कहना चाहिए अनरीजनेबल डिले होते हैं या पोस्टपोनमेंट होते हैं, जो पोस्टपोन कर दी जाती है प्रोसीडिंग, तो वो सब जो है केस को एक तरह से कहना चाहिए इफ़ेक्ट करते हैं, बहुत बैडली इफ़ेक्ट करते हैं, जो कि एक्यूज के फेवर में नहीं होते या कोर्ट एज वेल एज कोर्ट के भी फेवर में नहीं होते। ठीक है, क्योंकि कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है, कोर्ट प्रोसीडिंग बहुत लंबी हो जाती है और जो कोर्ट में काम होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो वो भी बेकार जाता है, सोर्सेज का नुकसान होता है, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। फिर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस इन इंडियन क्रिमिनल लॉ, बेलेबल ऑफेंस होते हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, जैसे हमने सेक्शन 2A में देखे इनकी डेफिनेशन। ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर सीरियस ऑफेंसेस इन विच बेल इज़ ए प्रिविलेज।
जो विशेषाधिकार होता है, जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं वो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जिसमें जो बेल होती है वो एक तरह का प्रिविलेज होता है, कि विशेषाधिकार होता है कि एंड ओनली द कोर्ट्स कैन ग्रांट बेल, और सिर्फ कोर्ट के पास ही विशेषाधिकार है या राइट है या पावर है कि वो बेल ग्रांट करे या ना करे। इन द केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस द ग्रांट ऑफ बेल इज ए मैटर ऑफ राइट। जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें तो मैटर ऑफ राइट दिया हुआ है, एक तरह का राइट है बेल देना, बेल दिया जाना चाहिए, जेल नहीं, ऐसा कहा जाता है लॉ में। तो ये तो एक तरह का कहना चाहिए, जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसमें जो बेल है, बेल ग्रांट करना, वो मैटर ऑफ राइट कहा जा गया है, मतलब राइट है ये हमारा। बेल मे बी आइदर गिवन बाय ए पुलिस ऑफिसर और बाय द कोर्ट। इसमें जो है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं। बेलेबल ऑफेंस मतलब जो ज़्यादा हीनियस क्राइम नहीं होते, जिसमें 3 साल या 3 साल से कम सज़ा दी जाती है, उन ऑफेंसेस को बेलेबल ऑफेंस कहा जाता है। तो इसमें कोर्ट के पास भी पावर है बेल देने की, और साथ ही साथ पुलिस के पास भी पावर है बेल देने की, चाहे तो पुलिस ही बेल दे दे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ए बेल इज़ ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द क्राइम। क्राइम के नेचर पर बेस्ड करता है या डिपेंड करता है कि बेल देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। चांसेस ऑफ एक्यूज एस्केप, जो अगर इसमें जो है चांसेस ये होते हैं, जो एक्यूज होता है उसके भागने के। कई बार ऐसा होता है कोई हीनियस क्राइम करके जो एक्यूज होता है वो देश छोड़ के ही भाग जाए, तो फिर उसको कैसे मतलब कन्विक्ट किया जाएगा, या वो दोबारा से उसी तरह का जो हीनियस क्राइम है, सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है, उसको वापस से दोहराए, तो वो भी सही नहीं है। सोसाइटी के अगेंस्ट एक तरह से क्राइम हो रहे हैं बार बार, तो वो भी सीरीज ऑफ क्राइम बढ़ते जाएंगे, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि लॉ का काम है या कानून बनाया गया है ऑफेंसेस को रोकने के लिए और सोसाइटी को ऑफेंसेस से बचाने के लिए या ऑफेंसेस से फ्री करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम देखते हैं एक्यूज के भागने की कंडीशन होती है द कैरेक्टर ऑफ एक्यूज्ड ETC, जो या फिर जो कैरेक्टर में है एक्यूज्ड के। कई बार ऐसा होता है कि जो सुपारी दे के या वो क्राइम करवाया जाता है थर्ड पर्सन से, ए ने बी का क्राइम खुद नहीं किया, किसी और से करवाया, तो वो कैरेक्टर में है एक्यूज्ड, तो वो भी भाग सकता है। तो इस तरह की कंडीशन हो जाती है। तो इस तरह के जो केस हैं और अदर तरीके के, ठीक है। बिल शुड बी ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैट्यूट और लॉज, मतलब हमारा जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही बेल प्रोवाइड की जाएगी। ये तो एक मेन चीज़ है ही। डिस्क्रिशन इन ग्रांटिंग और रिफ्यूजल ऑफ बेल शुड बी इम्प्लीमेंटेड बेस्ड ऑन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो बेल देने का प्रोविज़न है कि दी जाए कि ना दी जाए, ये आर्टिकल 21 में भी बेस्ड है। मतलब आर्टिकल 21 बात करता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, कि क्या किसी पर्सन को बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये एक तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बनता है। तो इसमें आर्टिकल 21 भी कहीं ना कहीं हमारे राइट्स के बारे में बात करता ही है, ठीक है। फिर इन ए कंट्री लाइक इंडिया बेल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। जो हमारा कंट्री है इंडिया, तो यहाँ पर जो है इंटीग्रल पार्ट मान जाता है कोर्ट का, क्या, बेल देना या ना देना। It is the duty of the magistrate to grant bail to accused if he had right to get bail। ये मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बेल एक्यूज को दे या ना दे। और ये भी साथ साथ कि अगर मान लीजिए इफ़ ही हैड राइट टू गेट बेल, अगर किसी एक्यूज को बेल मिलने का राइट है तो उसको बेल मिलनी ही चाहिए। यहाँ ये भी बात कही जा रही है साथ के साथ, इफ़ देयर आर एनी चांसेस दैट एक्यूज्ड में मेक एनी ट्रबल टू सोसाइटी, अगर ऐसा बिलीव होता है कोर्ट को कि ये जो एक्यूज है ये सोसाइटी को किसी मुसीबत में या ट्रबल में डाल सकता है, तो वो क्या कर सकता है, देन द कोर्ट कैन डिनाई द बेल। तो कोर्ट के पास इतनी भी पावर है कि वो बेल को डिनाई भी कर सकता है, ये बेल रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। एक्यूज्ड हैव द राइट टू गेट बेल आफ्टर 60 to 90 डेज ऑफ कस्टडी। 60 और 90 डेज की कस्टडी के बाद एक्यूज्ड जो है बेल के लिए फाइल करने का या बेल बॉन्ड भरने कोर्ट में पेश करने का राइट है आफ्टर द 60 to 90 डेज के कस्टडी के बाद, ठीक है। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन इफ एक्यूज्ड इज फाउंड इनोसेंट देन ही विल गेट बेल। अगर ये देखा जाता है कि एक्यूज जो है क्या है, इनोसेंट है,
तो वो जो है उसको बेल देनी चाहिए, देन ही विल गेट बेल, मतलब वो बेल पा ही जाएगा या पाएगा, ऐसा कहा जा रहा है अंडर सेक्शन 436 ऑफ CRPC में। ठीक है, इफ द इंक्वायरी इज पेंडिंग देन बेल इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 464A में। अगर पेंडिंग में है इंक्वायरी तो बेल जो है ग्रांटेड होगी सेक्शन 446A के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब बेल जो हमारी मतलब जो इंक्वायरी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो गई, फिर इंक्वायरी हो गई, तो जो इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी से मतलब होता है कि जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो पुलिस उनसे इंक्वायरी करती है, उनके घर जाए या उनको बुलाए, मतलब पुलिस स्टेशन में, वो कंडीशन पे बेस्ड होता है या केस से रिलेटेड बेस्ड होता है, केस से रिलेटेड होता है कि केस किस तरह का है। अगर काफ़ी हीनियस क्राइम है तो पुलिस जो है पुलिस स्टेशन में भी बुला सकती है और चाहे तो वहाँ भी जा सकती है उस पर्सन के घर पर। ठीक है, जैसे कि कहते हैं वारंट देना या सम्मन देना, इस तरह से वो उसको उसको वारंट भी इशू कर सकती है। पुलिस ऑफिसर भी वारंट और सम्मन इशू करते हैं, लेकिन वो चाहे तो खुद भी चले जाते हैं या बुला भी लेते हैं थाने में। तो ठीक है, थाना हो या पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो जो बेल पेंडिंग में है इंक्वायरी, तो तब जो है सेक्शन 446A में के अकॉर्डिंग जो है बेल ग्रांट की जाएगी या ना की जाएगी, मतलब जो प्रोसेस होगी बेल पाने के लिए वो सेक्शन 446A के अकॉर्डिंग होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट सर्टेन थिंग्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ग्रांटिंग बेल टू द डिफेंडेंट। ठीक है, तो जब डिफेंडेंट को बेल ग्रांट की जाएगी तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जो है कंसीडर किया जाएगा, जैसे कि दे आर नेचर ऑफ द चार्ज, ये जो है एविडेंस जो है या जो इस पे बेल ग्रांट की जा रही है, जो सर्टेन थिंग्स है वो ऐसी नेचर ऑफ द चार्ज की है, मतलब उस पर चार्ज बन सकता है, इस तरह के नेचर की हैं वो, और क्राइम या फिर वो क्राइम इस तरह का है, या जो एविडेंस ऑब्टेन हुए हैं वो, या जो पनिशमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उस प्रोविज़न में वो, डेंजर एक्यूज्ड है कैन कॉज इफ़ ग्रांटेड बेल, मतलब अगर इस तरह का डेंजरस पर्सनैलिटी है वो, या एक्यूज इस तरह का है जो कि पहले भी बहुत सारा बैड करेक्टर का है या पहले भी बहुत इस तरह के क्राइम कर चुका है, तो कैन कॉज इफ़ ग्रांटेड बेल, तो उसको क्या बेल प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए देखा जाएगा। द हेल्थ ऑफ एक्यूज्ड की हेल्थ देखी जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको मेडिकल की ज़रूरत पड़ रही है, मेडिकल कहना चाहिए मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है, तो ऐसा भी हो सकता है कि, और या फिर उसकी एज सीनियर सिटीज़न है तो ये भी ध्यान दिया जाएगा, और ये भी देखा जाएगा कि मेल है कि फीमेल है या थर्ड जेंडर है, ये भी देखा जाएगा। ऑफ एक्यूज्ड मतलब उसका सेक्स भी देखा जाएगा कि वो मेल है कि फीमेल है या थर्ड जेंडर है, ये सब भी ध्यान देने वाली बात होती है। द ओपिनियन पोजीशन ऑफ एक्यूज्ड इन द सोसाइटी एंड चांसेस ऑफ एक्यूज्ड टू कमिट मोर क्राइम्स, और ये भी देखा जाएगा कि क्या वो इस तरह का इस पोजीशन में है एक्यूज्ड कि वो सोसाइटी में इस तरह के जो क्राइम है या चेन ऑफ क्राइम है उनको बढ़ावा दे सकता है आगे, तो ये भी उसमें ध्यान दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक यहीं तक कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे मुझे ये भी बताएं कि मुझे कौन से और टॉपिक पर वीडियो बनानी है आपके लिए, और अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।